नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। जुड़ चुके मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अभय क्लासेस। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। ये जो लेसन होगा आपकी ज्योग्राफी की जो दूसरी बुक है, लेसन तीसरा है जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। भू संसाधन तथा कृषि, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और यकीन मानिए ये लेसन पूरी बुक के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, आपके मार्क्स को बेहतर बनाएगा। और मेरी सीरीज़ जिस तरह से चलती आ रही है उसके अंदर जो भी मेरी पॉलिटिकल की हो चाहे हिस्ट्री की हो, उसमें वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही बताए गए हैं जो पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। और ये एग्ज़ाम में ऐसे टॉपिक्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, भारत में कृषि विकास एक विस्तृत अवलोकन, यानी ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये अपने आप में एक टॉपिक है जो क्वेश्चंस के रूप में ही है कि भारत में कृषि विकास एक विस्तृत अवलोकन, कि किस तरह से भारत के अंदर कृषि का विकास हुआ, इसके ऊपर एक अवलोकन यानी नज़र दौड़ानी है हमें बड़े स्तर पर। तो हम जानते हैं कि देश भारत का साल 1947 में आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। उससे पहले भारत देश गुलाम था, और उसमें यानी देश जब गुलाम था उस दौरान किस तरह से भारत के अंदर कृषि की व्यवस्था थी, कृषि करने के तरीके थे, और कृषि के अलावा क्या अन्य कोई जीविकोपार्जन या कमाई का साधन हुआ करता था। तो जवाब है नहीं, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले भारतीय कृषि मुख्य रूप से जीविकोपार्जन यानी सब्सिस्टेंस के लिए की जाती थी। अब इसका मतलब क्या है जीविकोपार्जन का, कि भाई देखो, जीवन चलाने के लिए कमाई बहुत ज़रूरी है, तो एक कमाई का ज़रिया था, वो था कृषि। तो देश जब आज़ाद नहीं था, जब गुलाम देश था, तो जीविकोपार्जन कृषि ही था, यानी जीवन जो चल रहा था वो कृषि से चल रहा था। जो भी धन पैसा कमाया जा रहा था वो कृषि में जो संसाधन हैं, जो फसलें हैं, उसे उगाकर बेचकर अपने जीवन का यापन करते थे। तो वो जो बिज़नेस का मतलब ये नहीं कि बड़े स्तर पे या बड़े स्केल पे नहीं, जितनी आवश्यकताएं हैं उसी के आधार पे चीज़ें यहाँ पे होती थी, यानी यहाँ पे उतनी ही फसल, जितनी आवश्यकता है उतनी ही फसल को बेचा जाता था। समझ में आ रहा है आपको? ये कब की बात है? ये तब की बात है जब देश गुलाम था। किसान अपनी और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे, ना कि उन्हें बाजार में बेचकर लाभ कमाने के लिए। इस वजह से कृषि का प्रदर्शन बहुत कम था और देश में अक्सर अकाल और सूखे की स्थिति बनी रहती थी। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। कौन सा पहला है? कि पहला तो ये है कि ये जो कृषि करते थे, जो भी फसलें उगती थी, वो बाज़ार में बेचने के लिए नहीं या लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि क्या बच्चे, बल्कि बाज़ार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि ये तो केवल अपने जीवन को गुजर बसर चल सके उसके लिए ये काम करते थे। और दूसरा ये बोल रहा है कि कृषि का जो प्रदर्शन था, देश जब गुलाम था तो उसका प्रदर्शन यानी कृषि किस तरह से होती थी, बेहतर तरीके से नहीं होती थी, प्रदर्शन बहुत ख़राब था। और देश में अक्सर क्या आते रहते थे, अकाल, सूखा, ये बहुत आता था। साल 1943 का बंगाल अकाल इसका दर्दनाक उदाहरण है, जिसमें लाखों लोगों ने भूख से अपनी जान गंवा दी थी। ये एक ऐसी घटना है, साल 1943, ध्यान रखना, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब अकाल पड़ा था जिससे देश के अंदर लोग काफ़ी संख्या में मारे गए थे। साल 1943 था। कहाँ पे पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। ये अकाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। देखो, ये वो समय है जब दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में चल रहा था। और मान के चलिए कि जब बंगाल के अंदर अकाल हो रहा था, बंगाल के अंदर जब अकाल आ रहा था, सूखे पड़ रहा था, तो क्या अन्य राज्यों की स्थिति ऐसी ही थी? तो जवाब होगा नहीं। अन्य राज्यों में फसलें उगाई जा रही थी, परंतु उन फसलों को कहाँ बेचा जा रहा था, कहाँ सप्लाई किया जा रहा था? ये भेजा जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। कहाँ भेजा जा रहा था बेटा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भेजा जा रहा था। जो सिपाही लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स की तरफ से, मित्र राष्ट्र की तरफ से, उनके खाने की व्यवस्था की जा रही थी। और भारत का एक ऐसा राज्य जो बंगाल था,
वो भूख से मर रहा था, अकाल से पीड़ित था। तो उस समय के जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बड़ी क्रूरता दिखाई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर अकाल तो होता है, साथ साथ यहाँ पे और भी राज्य थे जो मदद कर सकते थे, परंतु उनकी फसल जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक थे उनके लिए जा रही थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देश के विभाजन के बाद क्या बच्चे, देश के विभाजन के बाद भारत को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि लगभग 1/3 सिंचित भूमि यानी सिंचाई वाली जो भूमि थी ना, यानी आप कह सकते हो 3 में से 1 हिस्सा पाकिस्तान की ओर चले गया। अब आप जानते हो जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो भारत और पाकिस्तान नाम से 2 देश भी उभर कर आए थे विश्व के मानचित्र में। तो पाकिस्तान दो दिशाओं में था, एक था पूर्वी और एक था पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बच्चे, पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब देश आज़ाद हुआ था 3 में से 1 जो हिस्सा था ज़मीन का, जो आप कह सकते हो मक्खन ज़मीन थी, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन का हिस्सा था, वो पाकिस्तान में चले गया था। और आप ये भी जानते हो कि जो पूर्वी पाकिस्तान था बाद में जाके बांग्लादेश बनता है। ये आपको बच्चे ध्यान में रखना है। आगे हम चीज़ें समझते हैं और जानते हैं। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से साल 1943 के अंदर अकाल पड़ा था। ये चित्र जो है काफ़ी आपके दिलों को बेचैन कर सकती है, क्योंकि उस समय अकाल इतना पड़ा था कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, और ये समस्याएं इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी भुगतनी पड़ रही थी। ठीक है, ठीक यहाँ तक समझ में आ गया। जब देश आज़ाद हो जाता है तो क्या स्थिति बनती है कृषि को लेकर। देखो कृषि के अंदर जब देश आज़ाद हुआ तो देखो अपने ही जो लोग थे वो शासन में आए, उन्होंने शासन करना शुरू करा और उन्होंने ऐसी पॉलिसी लाए जो देश के कृषि व्यवस्था को बदल के रख दिया, जिससे जो भारतीय जनता है उनके हितों को ज़्यादा पहले ध्यान में रखा गया। और क्योंकि ये अपने द्वारा चुने गए लोग थे, अपने ही लोग थे, तो उन्होंने हमारे देश की जो कृषि पॉलिसी है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, कृषि नीतियों पे ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा नहीं था कि जो देश आज़ाद हो गया, सरकार बन गई तो समस्याएं रातों रात समाप्त हो गई, नहीं, समस्याएं बनी रही थी, परंतु धीरे धीरे काम चल रहा था। सरकार ये योजना बना रही थी देश के अंदर कृषि की जो स्थिति है उसमें सुधार लाने के लिए। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ, साल 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है, सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था देश को खाद्यान्न यानी अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। इसका मतलब क्या है भाई, देखो सबसे पहली चीज़, खेती की जा रही है तो खाना उत्पन्न होना चाहिए। पहले खाना उपलब्ध भी होना चाहिए और उत्पन्न भी होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए। तो खाद्यान्न यानी चावल, अनाज, है ना, ये सब इसको ज़्यादा प्राथमिकता दी गई कि ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए। इसकी प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में नीति बनाते समय सरकारों के द्वारा जब नीति बनाई जाती थी तो उसको ध्यान में पहले रखा गया था। व्यापारिक फसलों की जगह अब खाद्यान्न उगाना, खाद्यान्न यानी अनाज चावल को उगाना पहली प्राथमिकता दी गई। पहले किसान कपास और जूट जैसी व्यापारिक फसलें उगाता था। कौन सी फसलें उगाता था? किसान कपास और जूट। देखो ये ऐसी फसलें हैं जो केवल और केवल व्यापार करने के मकसद से, इससे कपास से या जूट से ये खाने योग्य तो नहीं है। परंतु जब देश आज़ाद हुआ साल 1947 में, 15 अगस्त 1947 के अंदर, तो सरकारों ने पहली प्रायोरिटी दी, पहली प्राथमिकता दी खाद्यान्न कृषि को लेकर, ताकि जो देश के अंदर भुखमरी जो फैल रही है, क्योंकि 1943 की घटना ज़्यादा पुरानी नहीं थी और देश इस बात का सबक सीख रहा था कि भाई 1943 की घटना बार बार ना घटे, तो देश के अंदर अनाज उत्पादन होना चाहिए, चावल उत्पादन होना चाहिए, जिससे देश की समस्या खाने से संबंधित वो समाधान हो सके। तो ये होना चाहिए। व्यापारिक फसलें उगाई जाती थी। नई नीति के तहत सरकार ने किसानों को गेहूं, धान जैसे अनाज फसलों को प्राथमिकता देने की प्रोत्साहन दिया। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब देश की सरकार बनी तो कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया? धान और अनाज पर, यानी चावल, गेहूं, धान पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। इसको उगाने के सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया कृषि को। कृषि गहनता बढ़ाना, यानी कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा करना, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कृषि हो सके, कम क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि किया जा सके, इसको प्रोत्साहन किया जा रहा था। इसका मतलब था कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाना। उदाहरण के लिए
खरीफ में धान और रबी में गेहूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, छठी क्लास से सुनते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ भी सकता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है। तो आप कमेंट में देखकर इसे लिख भी सकते हैं, या इसके अलावा और भी फसलें उसे भी कमेंट में बता सकते हैं। तो ये सारी फसलें हुआ करती थी, और इन पे सरकार, जब देश आज़ाद हुआ तो सरकारों ने किन चीज़ों में प्राथमिकताएं दी, ये भी हमें समझ में आ चुका है। कृषि गहनता का मतलब है कि अब साल में जहाँ पहले एक खेती की जाती थी, खेत पर एक फसल उगाई जाती थी, अब एक से अधिक फसल उगाने को प्रोत्साहन सरकार कर रही है। बंजर और प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना, ऐसी ज़मीनें जो बंजर पड़ चुकी हैं या प्रति भूमि हैं, ऐसी मैंने शॉर्ट में बताया है कि प्रतिभूमि क्या है। अब मेरे जाके शॉर्ट भी देख सकते हो, उसमें मैंने शॉर्ट नॉलेज में ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इस लेसन से संबंधित क्लियर कर रहे हैं, प्लीज़ आप उसे भी जाकर देख सकते हो। तो बंजर और प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, बेकार पड़ी ज़मीन को सिंचाई करना, यानी ऐसी ज़मीनें जो बेकार पड़ी है वो सिंचाई योग्य बनाना है, और उर्वरकों की मदद से खेती के लायक बनाना है। शुरुआती सफलता के बाद 1950 के दशक के अंत तक उत्पादन फिर स्थिर हो गया। क्या हो गया बच्चे? जो उत्पादन था, देखो यहाँ पर आते आते साल 1950 तक आते आते चीज़ें ठहर सी गई, यानी कृषि में बढ़ोतरी नहीं हो रही। ग्राफ जो है अब मान के चलो स्थिर हो गया, ऊपर नहीं बढ़ रहा था। ऐसे मानते हैं ना कि भाई ग्राफ तो हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए कृषि क्षेत्र में भी। अब कृषि क्षेत्र में ग्राफ ऊपर बढ़ने की जगह अब ग्राफ एक जैसा बढ़ने लगा, क्योंकि डिमांड तो ज़्यादा है ना, लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा है, आपके उत्पादन कम है, तो समस्याएं फिर से उत्पन्न होने लगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे फिर 1950 के दशक के अंदर आप देखोगे ये जो किसान भाई हैं हमारे, इनको समस्याएं ज़्यादा आने लगी। ऐसी ज़मीन जो थी जो परेशान थी, या फिर समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, कृषि नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से 1950 के दशक में समस्याएं फिर से उत्पन्न होने लगी। देखो गहन कृषि कार्यक्रम, सरकार के द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जो कि गहन कृषि कार्यक्रम के नाम से जाने जाते हैं। पहला तो आपको यही याद रखना चाहिए कि सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए कृषि क्षेत्र में, तो गहन कृषि कार्यक्रम, जिसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स कहते हैं। अब इसमें कहने की कोशिश की क्या कह रहा है कि उत्पादन में स्थिरता को तोड़ने के लिए, क्या बच्चे, उत्पादन में स्थिरता, भाई जैसे जाहिर सी बात है ग्राफ हमेशा बढ़ना चाहिए, ग्राफ हमेशा ऊपर बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब चीज़ें स्थिर हो जाएंगी तो समस्या आएंगी, स्थिर नहीं होना चाहिए, चीज़ें ऊपर बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिरता को तोड़ना है और इसे और बढ़ाना है। तो उत्पादन की स्थिरता को तोड़ने के लिए सरकार ने साल 1960 के दशक में गहन कृषि कार्यक्रम की शुरुआत करी। किसकी कार्यक्रम की शुरुआत करी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साल 1960 है। गहन कृषि कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? ताकि कृषि का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, जो स्थिर हो चुकी है कृषि उसमें बढ़ोतरी हो सके, इसलिए सरकार का प्रयास है इस कार्यक्रम के द्वारा। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसे इंग्लिश में ऐसे क्या बोलेंगे, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया गया, और एक और आया इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम। ये एक और प्रकार का क्या कहते हैं कार्यक्रम था। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है बच्चे, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। IAAP और IADP, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इसे अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हो अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। यानी ऐसे देखो भारत सरकार ने क्या काम करा, भारत के कुछ ऐसे इलाके चुन लिए कि जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो, जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बेहतर है उन इलाकों को चुन लिया। मान के चलो ABC, जैसे अभी हम देखेंगे पश्चिमी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों को चुन लिया गया क्योंकि यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था थी या बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं साल 1960 के दशक में क्या होती है बच्चे, यहाँ पर एक तरह से हरित क्रांति होती है। तो साल 1960 के दशक के मध्य में आए 2 बड़े अकालों के कारण भारत को एक बार फिर खाद्यान्न आयात करना पड़ा। देखो यहाँ पे क्या है समस्याएं, 1950, देखो अगर देखा जाए ना, सीक्वेंस सेट कर दो अपने दिमाग के अंदर। एक तो 1943 के अंदर अकाल पड़ा, फिर 1950 के अंदर कृषि के अंदर स्थिरता आ गई,
और 1960 के दशक के अंदर भी अकाल आने लगे। परंतु 1960 का दशक वो समय है जहाँ पे अकाल तो आता है, साथ साथ यहाँ पर कृषि को लेकर और ज़्यादा काम करती है सरकार, जैसे कि क्रांति की जाती है, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। साल 1960 का दशक के मध्य में आए दो बड़े अकाल, यानी साल 1960 के दशक तक आते आते कितने अकाल आ गए थे? दो बड़े अकाल आ गए। भारत को एक बार फिर से खाद्यान्न आयात करना पड़ा। खाद्यान्न का मतलब खाना, यानी जो अनाज चावल था वो और देशों से, खासतौर पे अमेरिका रशिया से बात करी। पता है आपको, अमेरिका से भारत ने गेहूं मांगा तो अमेरिका ने PL 480 नाम का एक गेहूं मंगवाया। ये जो PL 480 गेहूं है बच्चे, ये अमेरिका के अंदर सुअर लोगों को दिया जाता है, यानी सुअर जो जानवर हैं उनको दिया जाता था। वो खाना, वो अनाज भारत को दिया गया। ये भारत के लिए एक अपमान था, परंतु भारत को उस समय खाने की ज़रूरत थी, परंतु वो अपमान भी भारत देख रहा था कि किस तरह से अमेरिका अपमान कर रहा है। आज भी देख लीजिए अमेरिका कितना मौकापरस्त है, भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। देखो, ये 1960 के दशक में आए अकाल की एक तरह से तस्वीर है, काफ़ी डरा देने वाली। उस समय की ऐसी भयंकर तस्वीरें आ रही थी, मतलब दिख रही थी। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये समस्या हो गई। एक छोटा बच्चा है, एक माता है, वो भी कमज़ोर, और जो पीछे बच्चे हैं वो भी कमज़ोर, फसलें हैं नहीं। और ये एक तरह से दिखाने की और बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से खेती की व्यवस्था नष्ट हो गई थी अकाल के कारण। साल 1960 का दशक था, अकाल की वजह से बच्चे। ठीक है, अब हरित क्रांति की शुरुआत होती है। देखो, 1960 के दशक में अकाल आते हैं और 1960 के दशक में ही हरित क्रांति होती है। बड़ी गजब की बात है कि सरकार अपने प्रयासों को नहीं छोड़ रही थी, सरकार काम कर रही थी। सरकार की जो ईमानदारी थी वो देश के हितों को लेकर थी। साल 1960 के दशक के मध्य में भारत ने हरित क्रांति को अपनाया। कौन सी क्रांति को अपनाया बच्चे? साल 1960 का दशक है और भारत ने कौन सी क्रांति को अपनाया? हरित क्रांति को अपनाया, जिसने देश की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। नई तकनीक, इस क्रांति ने नींव रखी। एक नई तकनीक आ गई, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ऐसे बीज आने लगे जिससे उच्च किस्म की उपज होती थी। ठीक है, ये एक तरह का बीज का नाम है हाई यील्डिंग वेराइटीज़। ये एक तरह से नई तकनीक थी भारत के अंदर खेती करने की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यानी उच्च उपज के देने वाली किस्मों पर आधारित थी। गेहूं की किस्में मैक्सिको से, धान की किस्में फिलीपींस से। ये ध्यान रखना कि भाई धान कहाँ से आया, ये बड़ा ध्यान रखना कि धान कहाँ से आया। मैक्सिको से धान आया है बच्चे, और जो फिलीपींस से क्या आ गया? देखो, मैक्सिको से तो गेहूं आया है, मैक्सिको से गेहूं आया है, और फिलीपींस से क्या लिया गया है बेटा? फिलीपींस से धान यानी चावल लिया गया। ऐसे बीज मंगवाए गए हैं, मैक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से धान। ये एक ऐसे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ बीज हैं जिसके बोने के बाद इनकी उपज की तादाद बहुत तेज़ गति से होती है। इन बीजों के साथ किसानों उनको सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक और आधुनिक कृषि यंत्र का एक पैकेज मिला ताकि कृषि में कोई कसर ना रहे। मुख्यतः क्षेत्र, हरित क्षेत्र की शुरुआत। अब भाई ये भी ध्यान रख लीजिए कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि हुई थी, हरित क्रांति का प्रभाव था, कौन से राज्यों में था। ये देख लीजिए, आपके सामने राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति वाले राज्य कौन से हैं बच्चे? हरित क्रांति वाले राज्य हैं आपके सामने स्क्रीन पर है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सिंचित लाभ, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था बेहतर या बनाई गई है। खाद्यान्न उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि। देखो, हरित क्रांति हुई जिससे जो कमियां थी, जो समस्या थी खाने को लेकर, वो खत्म हो गई। खाद्यान्न यानी खाने से संबंधित उत्पादन जो था वो बहुत तेज गति से, आश्चर्यजनक गति से वृद्धि होने लगी। देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भर बन गया, यानी अब देश जो है अपने ऊपर स्वयं पर निर्भर हो गया। किसी देश से खाना या कच्चा अनाज नहीं मंगवाता था और आयात पर निर्भरता खत्म हो गई। कृषि आधारित उद्योग, छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला। अब छोटे छोटे कृषि से संबंधित उद्योग धंधे खुलने शुरू हो गए और उसको बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है आपको बच्चे? यहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया भी है आपको। ये देख रहे हो, ये कृषि जो है एक तरह से हरित क्रांति का, ये जो पिक्चर जो है हरित क्रांति के बारे में समझा रही है कि कैसे एक उन्नत तरीके से कृषि होने लगी। आप देख रहे हो डेंसिटी या जो यहाँ पे कृषि की गहनता देखिए, ठीक है,
कितनी गहन तरीके से यहाँ पे कृषि हो रही है, मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेहतर मशीनों से यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था की जा रही है और भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके हरित क्रांति का एक तरह से आगमन भारत के अंदर हुआ। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या हैं, ये इस पे रुकावट कैसे आप कह सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसको रोक रही थी। देखो क्यों आगे नहीं बढ़ पाई। शुरुआत में ये कहना थी कुछ चुनिंदा और सिंचित क्षेत्रों तक सीमित थे, यानी चुनिंदा राज्य थे भारत के अंदर जहाँ पे ये क्रांति होती है, जिसमें मध्य और पूर्वी भारत के प्रादेशिक असमानताएं बढ़ गई। जाहिर सी बात है, दो भारत बन गए हरित कृषि क्षेत्र के अंदर। एक तो वो क्षेत्र जहाँ पर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, और एक वो राज्य जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यानी भारत के अंदर दो राज्य बन गए, दो ऐसे क्षेत्र बन गए कृषि को लेकर जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे हरित क्रांति हुई, वो राज्य कृषि से संबंधित माला माल राज्य बन गए। वहाँ के किसान उन्नत अवस्था में आ गए, उनकी बेहतरी होने लगी। वहाँ पे एक तरह से कृषि को व्यापारीकरण करने लगा, बाजारीकरण होने लगा और काफ़ी ज़्यादा उन्नत स्थिति में ये क्षेत्र आ गए। परंतु ऐसे राज्य जहाँ पे खेती हुई नहीं, जहाँ पे जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो वो राज्य गरीब और कह सकते हैं और ज़्यादा गरीब अवस्था में आ गए। इनके लिए सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। क्या अभी ये समझना है क्या कोई ऐसे भी प्रयास है जहाँ पे हरित क्रांति के अलावा और भी कुछ काम किए गए हों? तो आगे हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही गया। देखो ये देखो कुछ ऐसे राज्यों की यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई जा रही है कि भाई देखो दो आपको राज्य दिखेंगे, भारत के दो हिस्से दिखेंगे। एक तो वो हिस्सा जहाँ पे अभी भी सूखा है, कृषि नहीं हो पा रही है, ठीक है। एक वो हिस्सा जहाँ पे जो फसलें हैं वो लहलहा रही हैं, वहाँ पे बड़ी गहनता से कृषि हो रही है, उन्नत अवस्था दिख रही है। तो भारत के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या है कि 1980 के दशक का कृषि विकास, अभी हमने 1960 का दशक का देखा कृषि विकास कैसे हुआ। पहले तो हमने देखा कि भाई 1960 के दशक में पहले तो अकाल आते हैं, समस्या ज़्यादा बढ़ती है, परंतु 1960 के दशक में ही कृषि के अंदर हम देखते हैं कि हरित क्रांति होती है। अब 1980 के दशक में क्या कमाल होता है कृषि क्षेत्र में, हरित क्रांति के बाद। कब बच्चे? हरित क्रांति के बाद सबसे बड़ी समस्या वर्षा आधारित क्षेत्रों की थी, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा साल भर होती है या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जहाँ कृषि अभी भी कमज़ोर, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पे कृषि अभी भी कमज़ोर थी। इस समस्या को हल करने के लिए योजना आयोग ने, बेटा ध्यान रखना, योजना आयोग, क्या आप जानते हैं योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी या कब बना था और इसका अध्यक्ष कौन है? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। तो योजना आयोग ने साल 1988 में कृषि जलवायु नियोजन, कौन सी बेटा? एग्रो क्लाइमेट प्लानिंग की शुरुआत करी। इस योजना का लक्ष्य क्या था बच्चे? कि इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन और जल कृषि को भी ध्यान में रखते हुए देश के सभी क्षेत्रों में प्रादेशिक संतुलन को स्थापित करना है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जलवायु के आधार पर कृषि की जा सकती है उसको संतुलन डालने की बात की जा रही है। तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, 5वां पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जहाँ जिस तरह से कृषि की जा सकती है वो पिक्चर इस तरह से दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हर एक जलवायु के आधार पर, हर एक भौगोलिक विविधता के आधार पर कृषि की जा रही है। यहाँ पे ये चीज़ पिक्चर जो है आपको साफ साफ बता रही है। अब साल आता है 1990 का दशक, और 1990 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण और क्या कहते हैं इंटरेस्टेड रोचक घटनाएं वैश्विक दुनिया के अंदर घटती हैं। जैसे कि आपने क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और उसमें आपने समझा होगा कि यूएसएसआर का कोलैप्स हो जाता है। क्या बच्चे? कोल्ड वार में यूएसएसआर हार जाता है। कौन हार जाता है बच्चे? यूएसएसआर हार जाता है। यूएसएसआर हार गए यहाँ पे, और कौन जीत जाता है? अमेरिका, यूएसए जीत जाता है। यूएसए जीत जाता है। यूएसए की विचारधारा आप बता सकते हो कौन सी है? अगर जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे यूएसए की विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा थी और यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी। दुनिया के अंदर यूएसए और यूएसएसआर इनके बीच में वैचारिक युद्ध चल रहा था। यूएसए की विचारधारा फिर से बता रहा हूँ पूंजीवादी, और यूएसएसआर की विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी। अमेरिका इस युद्ध को जीत जाती है, यूएसएसआर इस वैचारिक युद्ध को हार जाता है। अब इस युद्ध के हारने के बाद हम समझेंगे कि यूएसएसआर जो है दुनिया से ख़त्म हो जाता है और एक तरह से यूएसएसआर के बाद रूस आ जाता है। परंतु
समझने वाली बात यह है कि यूएसए का जो है दुनिया के अंदर एक दबदबा, वैचारिक दबदबा बढ़ जाता है और दुनिया के वो दो देश जो कभी पहले यूएसएसआर की विचारधारा में शामिल थे, उन्होंने भी अमेरिका की विचारधारा में शामिल होना शुरू हो गया और भारत ने भी यही काम करा। साल 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण आ गया, क्योंकि यूएसए उदारीकरण का नेता माना जाता है और उन्मुक्त बाजार यानी दुनिया के कोई भी देश जो है एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, मार्केट लगा सकती है, जिसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ा। अब भारतीय कृषि का सीधा संबंध वैश्विक बाजार से हो गया। अगर आपको उन्मुक्त बाजार या ओपन मार्केट के बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बना सकता हूँ, चाहे लिबरलाइजेशन हो चाहे ओपन मार्केट हो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय कृषि का सीधा संबंध वैश्विक बाजार से हो गया। अब भारत की जो कृषि का जो उत्पादन है वो दुनिया के मार्केट में बिकने लगा, वैश्विक बाजारों से होने लगा और वैश्विक बाजार का जो उत्पादन है भारत के बाजारों में बिकने लगा। फसलों की कीमतें, निवेश और निर्यात यानी जो कीमतें थी, प्राइस थी, इन्वेस्टमेंट था, जो सामान भेजा जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और आपूर्ति से प्रभावित होने लगा। अब भारत ही नहीं, वैश्विक दुनिया के देशों की डिमांड के आधार पर भारत के अंदर किसानी की जाने लगी, खेती की जाने लगी। किसानों को नई चुनौतियों और अवसरों का भी सामना करना पड़ा। समस्याएं भी आई तो साथ साथ उनको अवसर भी मिलने लगे। किनको? कृषि को। ये उदारीकरण का एक इमेज है। आप देख रहे हो कि 1990 के बाद किस तरह से ट्रांजैक्शंस आया है, किस तरह से परिवर्तन आया है भारतीय कृषि क्षेत्र के अंदर। वैश्विक मंडी, वैश्विक क्या कहते हैं, उत्पादन क्षेत्र में कदम बढ़ाए और भारत की धमक जो है उत्पादन क्षेत्र में अपने आप में चौधराहट के तौर पे हम आज समझ सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये चीज़, ये जो लेक्चर है समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को, लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं